किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलियान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलियान में हर रोज़ आपको कार्यक्रम में नई नई जानकारी हम देते हैं और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खासतौर से आपको जानकारी हम देंगे कृषि वानिकी के बारे में भी, क्या इसका महत्व है हमारे लिए, और साथ ही बात होगी टमाटर और बैंगन में सूत्रकृमि की समस्या और इसके निदान पर भी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, लगातार कम होती जा रही वन संपदा और उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उसको अब कृषि पर भी महसूस किया जाने लगा है। लेकिन इसके लिए कृषि वानिकी जो है एक महत्वपूर्ण विकल्प है। साथ ही कृषि वानिकी का जो महत्व है वो हम सभी को अब जानना होगा, जिसके जरिए सरकार भी प्रयास कर रही है खासतौर से हर मेड़ पर एक पेड़ लगाया जाए, जिसके जरिए ना सिर्फ जो हमारी खेत की मिट्टी है उसका कटाव भी रुके, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर आप कृषि वानिकी को अपनाते हैं, यानी अगर बाढ़ जैसी समस्या भी आती है तो इस दौरान कृषि वानिकी काफ़ी फायदा आपको पहुंचा सकती है। साथ ही इस बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है और कितना महत्वपूर्ण है कृषि वानिकी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी देश की जनसंख्या लगभग 132 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है, जिसका अनेक कृषि की जो खेती है हमारी जोत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अधिक जनसंख्या होने के कारण हमारी खेती में लगातार बंटवारा हो रहा है और जिसका परिणाम ये है कि छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। सन 2010-11 की कृषि भूमि जनगणना के अनुसार छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या लगभग 85% हो गई है, यानी कि इन किसानों के पास औसतन 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। अभी इस भूमि में किसानों को अपनी आजीविका चलाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि किसानों की देश में अगर हम औसत आय देखते हैं तो यह लगभग 77,996 रुपये प्रति वर्ष है, जो कि किसानों की आवश्यकताएं एवं उनकी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में के लिए पर्याप्त नहीं है। और किसानों की आय बढ़ाना इसलिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो उनकी आजीविका भी सतत होगी, सुदृढ़ होगी। इसलिए किसानों की सुदृढ़ आजीविका को बनाए रखने के लिए किसानों को चाहिए कि वह उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर अपनी खेती से अधिक उत्पादन एवं लाभ प्राप्त कर सके। कृषि वानिकी एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसान भाई अपनी जो सीमित भू क्षेत्र है उससे अधिक उत्पादन प्राप्त कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे वर्ष उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं तथा दाने एवं सब्जी के अतिरिक्त किसान भाई इससे लकड़ी एवं चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृषि वानिकी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसके अतिरिक्त किसान भाई कृषि वानिकी से अपनी जो भूमि है उसकी उर्वरता को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि कृषि के फसलों के साथ साथ इसमें हम पौधों को भी उगाते हैं और पौधे मौसम के हिसाब से अलग अलग उगाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा आधारित क्षेत्र है वहाँ अलग तरह के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर अलग पौधे उगाए जाते हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में कम पानी चाहने वाले पौधे जैसे बेर, बबूल, आंवला, अनार, संजना इत्यादि पौधों को फसलों के साथ उगाया जाता है, जबकि सिंचित क्षेत्रों के लिए फसलों के साथ अनेक प्रकार के पौधे उगा सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूकेलिप्टिस, पॉपुलर, आम, अमरूद इत्यादि प्रमुख हैं। इन पौधों को उगाकर किसान भाई फसलों के साथ साथ
पौधों से फल एवं चारे तथा जलाऊ लकड़ी के रूप में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वानिकी का सबसे मुख्य फ़ायदा ये है कि मौसम की विषमताओं के होते हुए भी, अर्थात यदि वर्षा कम होती है तो भी किसान भाई पौधों से कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं तथा पूरे वर्ष आमदनी कृषि वानिकी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई अपने परिवार के लिए जो उनकी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति करने के लिए जो संतुलित शरीर के लिए जो हमको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसके लिए आवश्यक जितने फल और सब्जी की जो ज़रूरत होती है वो भी कृषि वानिकी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी का भूमि की उर्वरा शक्ति तथा पानी की उपलब्धता बनाए रखने में भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम कृषि वानिकी में पौधों के साथ फसलों को उगाते हैं और जब फसल उगाते हैं तो जो पौधे हैं, जो हमारे पेड़ हैं, उनकी छाया फसलों पर पड़ती है। इसलिए जो पानी की आवश्यकता, जो फसल की पानी की आवश्यकता है वह कम हो जाती है और कम पानी में भी अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो मौसम में जो गर्मी बढ़ रही है, एक अनुमान के अनुसार पिछले 100 साल में लगभग 0.8 से 1 डिग्री वायुमंडल का तापमान बढ़ चुका है, जिसका परिणाम हो रहा है कि गर्मी अधिक हो रही है तथा खेती के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जबकि पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। अगर हम देखें तो सन 1950 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5000 क्यूबिक फीट थी, जो अभी घटकर सन 2010-11 में लगभग 1600 क्यूबिक फीट रह गई है। अतः निरंतर पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है और आगे भी ये कम होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त पानी की आवश्यकता दूसरे सेक्टरों में भी बढ़ती जा रही है, तो खेती के लिए जो हमको आवश्यक पानी की ज़रूरत होगी उसमें कमी पड़ती जाएगी। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हमको ऐसी पद्धति के द्वारा खेती करनी होगी जिसमें कम से कम पानी की आवश्यकता होती हो। अतः कृषि वानिकी इसमें प्रमुख स्थान हो सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी के द्वारा घास, पेड़, पत्ती एवं अन्य दूसरे उत्पाद होते हैं, उनके द्वारा कंपोस्ट बनाकर भूमि में मिलाकर उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अतः कृषि वानिकी के अनेक लाभ हैं और कृषि वानिकी के द्वारा किसान भाई पूरे वर्ष आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि विदित है कि हमारे देश में अभी वनों के अंतर्गत केवल 21.5% क्षेत्र है, जबकि यह लगभग 30% होना चाहिए। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि वानिकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री द्वारा भी एक स्लोगन दिया गया है कि हर मेंढ पर पौधा, यानी कि हर मेंढ पर पौधा हो, जिससे कि देश की जो कृषि क्षेत्र है उसमें अधिक से अधिक पौधों की संख्या बढ़े और हमारा वातावरण एवं पर्यावरण शुद्ध रहे। इसलिए कृषि वानिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और किसान भाइयों को चाहिए कि कृषि वानिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि सन 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करना है, उसमें कृषि वानिकी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। और अगर किसान भाई फसलों के साथ पौधे उगाएं और उनके द्वारा उत्पाद, फल उत्पाद, चारा इत्यादि के द्वारा अधिक उत्पादन एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किसान भाई कृषि वानिकी के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाई कृषि वानिकी के बारे में देश में अनेक कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके तथा प्रत्येक राज्य के जो कृषि विभाग है वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश में लगभग 680
कृषि विज्ञान केंद्र हैं और ये कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में लगभग एक हैं और कुछ ज़िलों में तो दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अगर किसान भाई को किसी को भी कृषि वानिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फॉरेस्ट विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों के जो अनुसंधान क्षेत्र हैं उनमें सभी में अधिकतर में कृषि वानिकी के उपयोग पर अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। वहाँ से कृषि वानिकी के बारे में किस प्रकार के पौधे लगाने हैं, कहाँ से पौधे उपलब्ध होते हैं और उनमें उनके साथ कैसी फसलें उगाई जा सकती हैं और इन फसलों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन एवं लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनके सभी के बारे में किसान भाई जानकारी प्राप्त कर कृषि वानिकी का अधिक से अधिक प्रयोग कर अपना शुद्ध लाभ बढ़ा सकते हैं तथा अपनी आजीविका को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो तमाम फ़ायदे आपने जाने कृषि वानिकी के और इनके ज़रिए कितने फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। हमारे जो जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार हम बात करते हैं या फिर इस वातावरण की बात की जाए, तमाम फ़ायदे हमारे पर्यावरण को भी कृषि वानिकी से पहुंच सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे टमाटर और बैंगन में सूत्रकृमि की समस्या और इसके निदान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। किसान भाइयों, हमारे तमाम किसान भाई जो कि सब्जियों की खेती करते हैं और खासतौर से जो टमाटर और बैंगन की खेती करते हैं, उनके सामने सूत्रकृमि की समस्या लगातार आती रहती है। लेकिन इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसका निदान क्या है और सबसे पहले कि आखिर किस वजह से सूत्रकृमि यानी जो नीमाटोड है वो हमारी फसल को प्रभावित करता है, इसके कारण को हमें जानना होगा, तभी इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इसका निदान किया जाए और हमारी जो पैदावार है, जो सब्जियां हैं, उनकी और अच्छी पैदावार ली जा सके। सूत्रकृमि सामान्यतः नाम आते ही बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। ये इनको नेक्ड आई यानी नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः 2 प्रकार के कैटेगराइज किए गए हैं, एक लाभदायक और एक दूसरे हानिकारक। अगर लाभदायक सूत्रकृमियों की बात की जाए तो इसमें स्टर्निमा और हेट्रोरैबिडिटिस 2 जेनेरा हैं जो हमारे दुश्मन कीटों को मारते हैं, तो इसलिए ये लाभदायक हैं। इनकी कुछ अवस्थाओं के साथ जीनोरैप्टर्स और कुछ बैक्टीरिया उसके साथ एसोसिएशन होता है जो कि इनको कीड़ों को मारने के लिए जरूरी है। ये हुई लाभदायक कीटों की बात। यदि मुख्यतः हानिकारक सूत्रकृमियों की बात की जाए तो हानिकारक सूत्रकृमि हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। अगर दुनिया भर में इसके नुकसान की अगर बात की जाए तो 10 से 15% नुकसान ये पूरे विश्व स्तर पर करते हैं। लेकिन इनके नुकसान का अगर बात की जाए तो कुछ फसलों में, विशेषतः सब्जियों में, या जैसे हमारा गेहूँ, धान और सब्जियां, इनमें नुकसान ज़्यादा होता है। यदि सब्जियों में बैंगन और टमाटर की बात की जाए तो बैंगन और टमाटर में भी ये काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। बैंगन और टमाटर दोनों ही सब्जियों में सूत्रकृमियों द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है। और यदि इन सूत्रकृमियों में अगर नुकसान की बात करें तो ये जो सूत्रकृमि हैं ये नुकसान पहुंचाने में भी 2-3 तरह के होते हैं। कुछ सूत्रकृमि ऐसे हैं
जो जड़ की ऊपरी सतह पे अपना काम करते हैं, यानी अपना भोजन करते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सूत्रकृमि भी होते हैं जो आधे बाहर और आधे जड़ के अंदर रहते हैं। और एक तीसरी तरह का सूत्रकृमि जो वर्ग है वो पूरा का पूरा पौधे के अंदर घुस जाता है और नुकसान पहुंचाता है। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं। और इसी श्रेणी में आता है हमारा जड़गांठ सूत्रकृमि, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे इसका अगर वितरण या फैलाव की बात की जाए तो ये विश्व स्तर पे फैला हुआ निमेटोड है। और इसका अगर साइंटिफिक नाम बताया जाए तो मिलाइडोगाइन स्पीसीज़, इसमें कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर नुकसान पहुँचाने के लिए मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा जो प्रजाति है इसकी, वो सबसे ज़्यादा देखी गई है, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा और जवानिका। तो ये मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा की अगर बात की जाए लक्षणों की, तो ये कैसे मतलब इसको पहचाने, मोटी सी बात कि ये यहाँ हो सकता है। तो इसमें दो तरह के लक्षण, एक भूमि की सतह के ऊपर वाले और एक भूमि की सतह के नीचे वाले लक्षण। अगर भूमि की सतह के ऊपर के लक्षणों को अगर बात की जाए तो जिन पौधों में ये सूत्रकृमि आ चुका है उसमें ये क्या करता है, इनकी कोशिकाओं को एक विशेष कोशिकाएं निर्मित करता है, जिससे पौधा अपना जल और लवण वगैरह अवशोषित नहीं कर पाता और ना ही उनका सही तरीके से पौधे में वितरण कर पाता। इसलिए इसके जो लक्षण हैं वो पोषण की कमी के लक्षणों के समतुल्य होते हैं, यानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, और जैसे फलियां हैं या फल है या फूल है उनकी संख्या में भी कमी आती है और साइज में भी कमी आती है और उनके जो गुणवत्ता है उनमें भी कमी आती है। तो ये इसके ऊपरी लक्षण हैं, इस जंतु द्वारा पैदा किए गए ये पौधे में ऊपरी लक्षण हैं। और यदि भूमि की सतह के नीचे की बात की जाए, यानी जड़ों की बात की जाए, तो जड़ गांठ सूत्रकृमि, इसका ये नाम ही बताता है कि ये जड़ों में गठान पैदा करता है, जिसको मैं आपके सामने एक पौधा दिखाना भी चाहता हूँ, जिसकी जड़ों में ये गठानें आपको परिलक्षित हो रही हैं। इन गठानों से ही इस सूत्रकृमि का नाम जड़गांठ सूत्रकृमि पड़ा है। पौधे को की बढ़वार को रोक देता है। ये इसके मुख्य लक्षण हुए, जिसके आधार पे अपन इसको पहचान सकते हैं कि इस जगह पे ये लक्षण है। खेतों के में जाते ही इसका सबसे पहला लक्षण जो ऊपर से ही दिख जाता है किसी भी आदमी को, बिल्कुल लेमैन भी आराम से का अंदाज़ा लगा सकता है कि इसमें जो इसका वितरण है वो एक समान नहीं होता। ये धब्बों में या पैचों में इसका वितरण होता है, यानी कहीं आपको फसल नीची दिखाई देगी तो कहीं फसल आपको प्रॉपर दिखाई देगी, यानी ये बीमारी धब्बों में या पैचेज में खेत में दिखाई देती है। अब जहाँ तक इस बीमारी के रोकथाम का सवाल है, इसकी कैसे रोकथाम की जाए या कैसे इसका प्रबंधन किया जाए, प्रबंधन के सवाल में इसका प्रबंधन कई तरीक़े से किया जा सकता है। जैसे फैलो छोड़ देना ज़मीन में, पर्टिकुलर किसी समय पर काश्त नहीं करने से भी, और इसके अलावा क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्कर एक अच्छी विधि है जिसमें आप फसलों को अदल बदल कर बोते हैं। यानी अगर जो सूत्रकृमि सब्जियों पे जा रहा है तो उसमें हर बार उस खेत में सब्जी ना लेके फसल चक्कर को अपनाएं, जिसमें जैसे गेहूं वगैरह या दूसरी चीज़ों में जिनमें ग्रेमिनी कुल के जो हमारी फसलें हैं उनमें ये पौधा इतना नुकसान नहीं करता, तो हम फसल चक्र अपना सकते हैं। इसके अलावा इसके नियंत्रण के दूसरे मेथड्स की अगर बात करें तो केमिकल मेथड्स भी एक तरीका हो सकता है, यानी रसायनों से इसका नियंत्रण। रसायनों में जहाँ तक सवाल है, इसमें कार्बोफ्यूरॉन और फोरेट ये काफ़ी ईजिली सामान्यतः अवेलेबल हैं और इनका प्रयोग लोग करते आ रहे हैं। इनकी रेट 1 से 2 किलोग्राम AI पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका खेत में प्रयोग जुताई से पहले किया जा सकता है, जिससे इसकी रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए
तो चूँकि इनका नुकसान अगर रसायनों का प्रयोग किया जाए तो इसमें हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी ये ज़्यादा अच्छे, हमारी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं और प्रकृति का संतुलन को भी डगमगाते हैं और कई तरह की बीमारियां हमारे को भी फैलाते हैं। इसलिए अगर इनका प्रयोग कम किया जाए, और जैव नियंत्रण के ऊपर आजकल ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैविक नियंत्रण की जहाँ तक बात आती है, एक अच्छा आजकल का एक पोटेंशियल और प्रॉमिजिंग मतलब इसको नियंत्रण करने की विधि है, जिसमें कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं जो इसको काबू कर सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए फंगस की, तो फंगस में एक पेसिलोमाइसस लीलासिनस एक फंगस है, उसके अलावा दूसरा फंगस है ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम। और अगर यदि बैक्टीरिया की बात की जाए जैव नियंत्रण के संदर्भ में, स्पेशली सूत्रकृमियों के नियंत्रण के लिए या प्रबंधन के लिए, तो स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम, इन तीनों को यदि हम नियंत्रण के लिए या प्रबंधन के लिए प्रयोग करें तो प्रयोग विधि बड़ी सामान्य है। हमें इसमें क्या करना चाहिए, इन तीनों को हम FYM यानी सड़ी गली गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में, या महुआ, करंज या दूसरे जो साबुन बनाने वाले तेल हैं, इनकी खलियों में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इन तीनों फंगस को हम या तो मिला सकते हैं गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में, या खली जो बीजों में तेल निकल जाता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको खल बोलते हैं। और इस खली में इनको कैसे मिलाया जाए ये विधि बता देता हूँ। इसको मिलाने का तरीका बहुत सामान्य है। जैसे आपने 1 टन सड़ी गली गोबर की खाद यानी FYM लो और उसमें 2 किलोग्राम के हिसाब से पेसिलोमाइसस लीलासिनस, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम 2-2-2 यानी तीनों 2-2 किलो की मात्रा में 1 टन FYM में डाल के और इसको पॉलीथीन से अच्छे से मिला के और पॉलीथीन से ढक दिया जाए। और 25 से 30% मॉइस्चर में अगर इसको 15 दिन रख दिया जाए तो ये जो हमारी गोबर की खाद है, ये इसको बोलते हैं कल्चर से एनरिच करना। ये कल्चर से एनरिच हो गई है और इसको इससे हम नियंत्रण कर सकते हैं इन जीवों का। सेम विधि हम जैसे वर्मी कंपोस्ट में अगर इन्हीं तीनों जीवों को यानी पेसिलोमाइसस लीलासिनस, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और स्यूडोमोनास सिलोनम की वो ही 2-2 किलो की मात्रा वर्मी कंपोस्ट में, 1 टन वर्मी कंपोस्ट में ये 2-2 किलो की मात्रा में डाल दें और अच्छे से मिला के रख दें और 5-7 दिन के बाद इसको एक बार थोरोली मिक्स कर दें ताकि वो जो बैक्टीरियम है वो अच्छे से इसमें थोरोली मिक्स हो जाए। और इसी तरह से यदि आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन आप खली ले सकते हो किसी भी बाज़ार से, सस्ती वाली खलियाँ जिससे साबुन बनते हैं, उन तेलों की खलियाँ सस्ती मिल जाती हैं बाज़ारों में, उनकी खलियाँ ले। जैसे महुआ की खली ले सकते हो, करंज की खली ले सकते हो, कैस्टर की खली ले सकते हो। इन खलियों में जो सस्ती पड़ती हो अपने एरिया के हिसाब से वो खली ली और इनकी वही 1 टन खल में ये 2-2 किलो की मात्रा इन तीनों एक बैक्टीरियम है जिसका नाम स्यूडोमोनास सोलेनेसिरम है और 2 फंगस पेसिलोमाइसस लीलासिनस और ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ये तीनों की 2-2 किलो मात्रा डाल दें हम तो ये 15 दिन में 20 दिन में तैयार हो जाती है। और इसको फिर अपन अप्लाई कैसे करें, ये तो हो गया तैयार। अपना गोबर की खाद में तैयार कर सकते हैं, खली में तैयार कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट में तैयार कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है? एप्लीकेशन के तरीके में बड़ा सिंपल है कि या तो इसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाए बिफोर प्लांटिंग, या इसको ड्रेंच भी किया जा सकता है सॉइल में और मैनुअल मिक्सिंग भी हो सकती है। ये तो रहा अगर बिफोर प्लांटिंग प्लान हो गई बात। लेकिन अगर प्लांटिंग के बाद पता चला है कि ये चीज़ें हैं तो तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। उसमें हमें इसे स्प्रे कर सकते हैं, ड्रेंच कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन वगैरह के इन जो सिंचाई के जो साधन हैं इसके साथ भी इसको हम दे सकते हैं। और ये जो मैंने तरीके बताए ये जैविक तरीके हैं और इनसे इनका एक शब्द में कहूँ तो इफ़ेक्ट सही और साइड इफ़ेक्ट नहीं।
तो जाना आपने किस तरीके से सूत्रकृमि यानी नीमाटोड जिसे हम कहते हैं, ये जो समस्या है किस तरीके से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं और अपनी जो पैदावार है उसमें इजाफा कर सकते हैं। साथ ही आज आपने जाना कृषि वानिकी का महत्व भी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस सोमवार मिलेंगे अल्मोड़ा की सुधा गुणवन से, जिन्होंने पहाड़ों पर वो कर दिखाया जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। देखिए हौसला, सोमवार 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। पैसों की लालच में आके डॉक्टर अशोक पेट में लड़का होने के बावजूद लड़की बताकर पेट की सफाई करवा देता था। कहीं डॉक्टर हम लोग के साथ भी तो धोखा नहीं किया, हमारा बेटा को बेटी बताकर। पता नहीं बेटे की लालच में कितनों ने अपने बेटे को ही पेट में। जौ, बाजरा, मक्का, ये सब स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। जैविक खादों से पैदा होने वाले अनाज से शरीर को लाभ ही लाभ पहुंचता है। ये सही बात है बिल्कुल। कहाँ नेताजी, ये अवतार बाबू को ऐसे कैसे देख रहे हैं जैसे कोनो बगुला देखता है कि मछली अब फंसी। दीदी दरअसल हम अपनी बेटी ऋतु के लिए लड़का खोजने आए हैं। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। सबके मन बहलावाए भैया, नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। सर एक ऑब्जेक्शन है। जी क्या ऑब्जेक्शन है? आई थिंक सो लिरिक्स में गड़बड़ी है। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें, आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
भारत की शान। धरती के हैं लाल हम, धरती के दिल में रहते, अरमानों में अपने हिम्मत और हौसले। अरे उगले सोना उगले चांदी, हिम्मत यारो ऐसी, घर ले आए नया सवेरा, नई नई खुशहाली। हम है किसान, हमें रखना है मान, देनी है नई मिसालें, कामयाबी की मिसालें, कामयाबी की मिसालें। कृषि प्रधान इस देश में खेती बाड़ी जहां किसानों के जीवन की धुरी है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भी है। किसान पूरे साल कड़ी मेहनत करके फसल उपजाता है। अपने खेतों में फैली फसलों को देखकर उसका